PG Department of Panchkarma in Chaudhary Brahma Prakash Ayurved Charak Sansthan, New Delhi. He has 20 years experience of teaching. He has published 2 books and 27 research papers. He has a copyright of management of subclinical hypothyroidism with Shirodhara. He has delivered many lectures on Ayurveda and Panchkarma in Dubai, Ukraine, Budapest, and Russia. He has organized a program, Vaman Shatkam, in 2016 and 2017 with a target of 100 women in a day and got recorded in Indian Book of Records. He has been an expert member in the committee of CCIM, Rashtriya Vidyapeeth, development of Prakriti Skill project of CCRAS, preparing SOP for NASE by All India Institute of Ayurveda, New Delhi, a resource person in the meeting of NAB under Quality Council of India. Now, I would like to request Dr. Arun Gupta, sir, please start your lecture. Sir. Thank you, Shweta ji. So welcome all. So निगम सर के बोलने के बाद कुछ बोलना बड़ा सूर्य को दिया दिखाने जैसा लगता है हमेशा गुरुजनों की उपस्थिति में, क्योंकि हमारे प्रिय गुरुजनों में से हैं निगम सर और हम इनको अक्सर बुलाते रहते हैं दिल्ली। हमारे बड़े सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के मूर्धन्य विद्वान रहते हैं, ये हमारे स्टार प्रचारक होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। So he is master of all topics in Panchkarma. So निगम सर आपको थैंक यू बहुत दिन में दर्शन हुए हैं आपके गुप्ता जी। तो रवि श्रीवास्तव जी ने आज ये संयोग बनाया कि कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे को देख सकें और एक दूसरे से विचार साझा कर सकें। तो वमन पे आज मुझे उन्होंने बोला है चर्चा करने के लिए, और वमन मेरा लाइट कम आ रही है फेस में आपके, लाइट थोड़ा। कोई बात नहीं सर, आपकी लाइट के सामने हमारी लाइट कम ही लगेगी। तो ओके, जितना भी वमन के बारे में डर और भ्रांतियां व्याप्त हैं, जैसे अक्सर कहा जाता है कि बस्ती अर्ध चिकित्सा है, तो मैं कहता हूं कि वमन पूर्ण चिकित्सा है। वमन को हम जितना करें, जितना प्रयोग में लाएं, उतना हमारे ऊपर इसके ऊपर फेथ बढ़ता चला जाएगा। वमन करते करते अब 20 साल हो गए और बड़े सारे केसों से भी जूझे, बड़े सारे सवालों से भी जूझे, विभिन्न प्रकार के पेशेंट भी आए, हर भांति के, हर कैडर के, जिनको संशय भी था, वमन करवाना बड़ा मुश्किल भी लगता था, उनको वमन के लिए कन्विंस करना भी मुश्किल लगता था। लेकिन अब वो दौर बड़ा पीछे छूट गया। अब लगता है कि किसी को भी ले आएंगे तो उसको वमन के लिए कन्विंस करना 2 मिनट का काम है। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, एंड टू डू वमन ऑल्सो इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क अनलेस एंड अनटिल आप अपना मन बना लेते हैं निश्चितता के साथ कि यस मुझे करना ही है। और ये जो भी वमन शतकम के हमने जो भी कार्यक्रम किए, उसका भी उद्देश्य यही था कि जब मैंने देखा कि हमारे छात्रों के अंदर एक भय है कि जिस दिन वमन है उस दिन जिस भी पीजी स्कॉलर की ड्यूटी लगती थी कि जाओ आज वमन है, तुम्हारा सुबह आ जाना 6 बजे और शुरू कर देना, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के कि सर आज मुझे ये है वो है वो है, वो दूसरे पे टालना चाहता था कि ताकि मैं इस कार्य से बच जाऊं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कुछ व्यापद आ जाए तो मेरे ऊपर ना आ जाए, दूसरा भुगते उसको। तो ऐसा करते करते मैंने कहा नहीं, एक ही दिन करेंगे और सब लोग करेंगे, सब मिलकर करेंगे। और फिर ये 100 वमन करने की परंपरा हमारे यहाँ पे शुरू हुई और हर मार्च में हम करते हैं। एक संडे के दिन करते हैं जिस दिन हम सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और 10 बजे तक टारगेट 100 का होता है, लेकिन 142 150 यहाँ तक भी हम पहुंच गए हैं अब, और अब धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाएंगे इसको। तो वमन कर्म जब हम करते हैं तो उसमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना, जैसा कि अभी भी निगम सर ने भी अपने वक्तव्य में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेपरेशन, या किसी भी कार्य के लिए, जैसे आपने उत्तर बस्ती के लिए भी उन्होंने बताया कि सबसे पहले शोधन करिए और कौन सा आप घृत चूज कर रहे हो, वमन कर्म करवाना आपने कैसा किया, आम पाचन कैसा किया, स्वेदन कितना किया, कितने दिन तक करना था, वो रोगी की इच्छा अनुसार किया या अपनी इच्छा अनुसार किया। जैसे बहुत से रोगी आके कहते हैं जी मेरे पास तो 7 ही दिन है, 7 दिन में जो करना है कर दो। हमारे यहाँ पे जी सर है ना, तो हम उसको कहते हैं कि आयुर्वेद में जो हमारे पास त्याज्य रोगी का एक विषय है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको कहते हैं कि नो वी डोंट नीड यू, यू कैन गो एंड गेट इट डन एनीवेयर वेयर यू आर गेटिंग फॉर 7 days। सो हमें हर एक पेशेंट के अंदर
उसको वमन करवाना ही है ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो हमें लगता है कि ये अयोग्य रोगी है, आढ़े रोगी बिशक वस्यो ज्ञापका सत्ववान अपी, अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी गुण उसके अंदर नहीं है तो इमीडिएटली गेट रिड ऑफ दैट पेशेंट, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाद में जाके आपके लिए अपयश का भागी बनाएगा। स्नेहन के लिए आप जो भी घृत चूज करें, अगर आप नहीं कोई करना चाहते हैं तो खाली मूर्छित घृत ले लें। प्लेन घृत से भी हमें वही रिजल्ट मिला जो हमें मेडिकेटेड घृत से मिला, और ये बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैंने 3 साल यूरोप में काम किया है। आई वर्क इन वेरियस यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे मैंने देखा कि जितना भी हम घृत ज्यादा मेडिकेटेड यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली हम भी करेंगे तो हमारे लिए भी वो पीना बड़ा मुश्किल होता है। अगर पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, ठीक है, लाभ उसका बहुत है, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। अगर वो रोगी नहीं पी पाता है तो सिंपल प्लेन गोघृत अगर हम उसको पिलाते हैं तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन जो घृत पान का काल है, मुझे अभी भी याद है कि निगम सर ने मेरे से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि शोधन के लिए घृत पान कब करना चाहिए। तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आप स्नेहपान शोधन के लिए कर रहे हैं, शमन के लिए कर रहे हैं, ब्रिंगन के लिए कर रहे हैं, और उसका मतलब रात का भोजन खाया हुआ पच गया लेकिन अभी भूख नहीं लगी है, ऐसे काल में सुबह उठ के आपको शोधन के लिए स्नेहपान करवाना है, और ये अति आवश्यक है। अगर आपने वो काल मिस कर दिया, लेट घी दिया, तो फिर उसका वो शोधन प्रभाव हमें बाद में नहीं मिलेगा। और निरंतरता के साथ डेली कितनी मात्रा बढ़ानी है, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। रोगी का कोष्ठ, अग्नि बल, ये सब देखते हुए डेली आपको, अगर स्नेहपान हम जनरली क्या करते हैं कि अगर रोगी एडमिट होता है हमारे यहाँ पे तो हम एडमिट करके ही सारा पंचक्रम करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम ये परमिशन देते हैं कि पहले 3 दिन का जो स्नेहपान है वो घर पे कर सकता है, लेकिन चौथे दिन से आके उसको एडमिशन अनिवार्य है, उसके बिना आगे हम प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हैं। सो जनरली हम 30 ग्राम से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे ले जाते हैं। कई बार 30, 60, 90, 120, 150, 180 ये फॉलो करते हैं, और किसी किसी पेशेंट में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा फॉलो करते हैं। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो एक्चुअल में मॉडर्न दिल्ली है, जो दिल्ली के पॉश एरियाज हैं, वहां पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घी को छूना भी नहीं है, घी खाते भी नहीं है। लेकिन जो रूरल दिल्ली है, यहाँ जो नेबरिंग हरियाणा और राजस्थान की बेल्ट्स हैं, वहां पे लोग 50-50, 100-100 ग्राम घी रोज वैसे ही खा जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में हमें वो डेली कितना खपा रहे हैं घी, उसके अनुसार ही अपना निर्धारण करना है हमें डोज का। और डोज का निर्धारण करने के बाद रोज उसके अंदर जो सम्यक स्निग्ध के लक्षण बताए गए हैं, वात अनुलोम्यम, दीप्त अग्नि, वर्च स्निग्धम और संहितम, मार्गम स्निग्धता च अंगे स्निग्धा नाम उपचायते, ये हमें मिलते हैं और इसी सीक्वेंस में मिलते हैं। हम देखते हैं कि जब रोगी स्नेहपान शुरू करता है तो दूसरे तीसरे दिन वो कहता है कि हाँ जी विंड खूब पास हो रही है, गैस निकल रही है। सो वात का अनुलोमन सबसे पहले मिलता ही है। फिर उसको पहले तो दूसरे दिन तीसरे दिन भूख बड़ी अच्छी लग जाती है, बाद में जाके वो भूख कम हो जाती है। जब डोज और बढ़ जाती है तब वो कहता है कि आज तो शाम तक भूख नहीं लगी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उसको भूख काफी लगने लगती है। और जैसे स्टूल उसका लूज होता है उसके बाद भी, क्योंकि स्टूल का लूज होना जरूरी नहीं है कि शरीर की भी स्निग्धता हो गई, अगर किसी दिन डोज ज्यादा ले ली और कुछ प्रमादवश उसने पथ्य आहार नहीं खाया तो भी उसको हो सकता है कि उस दिन स्नेह दर्शन मल में हो जाए। लेकिन स्नेह दर्शन मल में होना एक इकलौता फीचर नहीं है, तो हमें उसकी त्वचा पे भी देखना है कि स्निग्धता आ गई क्या आने के बाद। और बहुत बारी हम, क्योंकि अब जब पेशेंट को हम चौथे दिन एडमिट कर लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो थेरेपी उसको करवानी है, वरना खाली अगर घी पिला के शाम तक रखेंगे तो वो नहीं रुकेगा। तो हम जनरली उस केस में या तो बालू का स्वेद या उद्वर्तन, थोड़ा सा बाहर से एक रूक्षण चिकित्सा देते हैं ताकि एक पोर्स खुल जाए, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, या बालू का स्वेद देते हैं ताकि थोड़ा सा पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता रहे, तो उसमें हम उसको एंगेज करते हैं। और साथ में बहुत बारी हम शिरोधारा देते हैं, लेकिन ऑयल से नहीं देते हैं। शुरू के 2 दिन हम उसको किसी भी क्वाथ से शिरोधारा देते हैं ताकि थोड़ा सा मेंटली भी वो रिलैक्स रहे। और अगर बहुत जरूरी हुआ तो बहुत बारी हम पादाभ्यंग, खाली पादाभ्यंग के लिए भी उसको रिकमेंड करते हैं। इट डिपेंड्स कि हमें उस पेशेंट को कैसे बांध के रखना है और कौन से साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं और किस डिजीज के लिए हमने उसको लिया है। धीरे धीरे फिर जब सम्यक स्निग्धपान हो जाएगा उसके बाद हम उसका स्वेदन करेंगे। स्वेदन और अभ्यंग दोनों, बाह्य स्नेहन भी और स्वेदन भी, दोनों चीजें हम जब करते हैं तो
स्नेहन स्वेदन के पश्चात अब रोगी जब तैयार हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो कफ उत्क्लेशक आहार विहार उसको एक दिन पहले देना है। और वो भी मैंने बहुत बारी देखा कि जो कफ प्रकृति के रोगी हैं उनमें हमें उसकी इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं। कफ विकार है, कफ प्रकृति है, तो कफ तुरंत निकलने के लिए रेडी हो जाता है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। लेकिन जो पित्त अनुबंधी या वात अनुबंधी कफ वात प्रकृति के रोगी हैं, ऐसे रोगी हैं जिनमें की दोष बड़े लीन हैं, उन बहुत स्ट्रेस्ड रोगी हैं जो अक्सर रूखा सूखा खाना खाते रहे, तो उनके अंदर हम वो यवागु देते हैं, उड़द की दाल की यवागु, उसमें खूब उसको बढ़िया से बना के, ताकि तिल विल डाल के उसका कफ उत्क्लेशन हो जाए। बट वी ट्राई कि वो सब चीजें हम उसको शाम को 6-7 बजे तक दे दें, ज्यादा लेट डिनर ना दें उसको, और वो रोगी जल्दी सो जाए। जल्दी सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आज से लगभग 6 साल पहले एक वमन हमने किया था। रोगी थे, बड़े एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उनका स्नेहपान हो गया, सब कुछ हो गया। अगले दिन जब हम वमन करने बैठे तो वमन योग देने के बाद भी उसको वमन के वेग नहीं आ रहे थे और बहुत परेशानी हुई। वो पेशेंट बड़ा विपदा में रहा, त्रासदी में रहा। अल्टीमेटली उसको बहुत सारी प्रोफ्यूज स्वेटिंग शुरू हो गई और उसको दस्त शुरू हो गए, और जो विपरीत योग हुआ उसका, उसके बाद उसको हाइपोकैलेमिया हो गया, उसको क्रैम्प्स आने लग गए। बट वी मैनेज दैट केस बाय गिविंग सम पोटेशियम इंजेक्शंस एंड इंजेक्टेबल देने पड़े उसको, साथ साथ में मैनेज हो गया। लेकिन जब हम शुरू से सोचने लगे कि कहाँ पे अपवाद हुआ, क्या कारण था, क्यों हुआ ऐसा, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, है ना, ये चीज हमने NABH से सीखी कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हैज टू बी डन, है ना, कापा बोलते हैं इसको, कि आपको अगर कोई समस्या आती है तो आपने उसका करेक्शन कर लिया, इतना ही काफी नहीं है, दोबारा वो चीज ना हो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव एक्शन भी बना के रखना पड़ता है। तो जब देखा तो पता किया, पता करवाया तो पता चला कि शाम के समय वो हॉस्पिटल से कहीं गया था और रात को काफी लेट लौटा था। तो उसने पूछा कि हमने भी, तुम कहाँ गए थे भाई, क्यों गए थे? कहता है एक मित्र की बेटी की शादी थी और मुझे उसमें जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ से शाम को निकल गया था चुपके से, और मैं रात को लौट भी आया था। और एंड ही मैनेज्ड द गेटकीपर एंड समहाउ ही केम बैक। और जहाँ पे वो गया था वहां पे उसने भोजन भी अपनी मर्जी का लेट खाया और साथ में कुछ ड्रिंक्स भी लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी जानकारी के बिना जब हम वमन कर देंगे तो इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं। तो शास्त्रोक्त विधि से सम्यक आहार विहार का पालन करते हुए कभी भी वमन व्यापद उत्पन्न नहीं होते हैं। वमन व्यापद तभी उत्पन्न होते हैं जब हम किसी न किसी प्रमाद का पालन करते हैं। तो रात को जो भोजन करवा के उसकी नींद अच्छी आनी बहुत जरूरी है, इसलिए उसका, अगर हॉस्पिटल में है तो उसके रूम का वातावरण, उसके बाहर कॉरिडोर में शोर ना हो, बार बार कोई लाइटें ना जलाए, कोई उससे पूछे ना, डिस्टर्ब ना करे, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जितना जल्दी हम वमन सुबह शुरू करेंगे उतना इजीली होगा, जितना लेट शुरू करेंगे उतना दिक्कत आएगी। सो जनरली वी स्टार्ट वमन एट 6 बजे हम पेशेंट को स्नेहन स्वेदन करा के ही ले आते हैं, और ये भी ध्यान रखें कि उसका सुबह का जो मल का शोधन है वो हो चुका हो। सुबह अगर उसने स्टूल पास कर दिया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद वमन ज्यादा इजी और अच्छा होगा क्योंकि पेट उसका लाइट रहेगा। फिर उसको हम स्नेहन स्वेदन के बाद वमन, हमने तो जहाँ पे वमन कक्ष है हमारा उसी के अंदर ही स्नेहन स्वेदन की भी व्यवस्था कर रखी है, वहीं पे हम अंदर ही मसाज देते हैं, उसको कमरे से कहीं बाहर नहीं जाना होता, वहीं पे ही स्टीम बॉक्स है, वहीं पे ही अभ्यंग टेबल है, वहीं पे पेशेंट बैठता है, वहीं पे हम वमन कराते हैं कहीं पे भी, ताकि उसको हवा या ठंड ना लगे। उसके बाद उसको जो वमन औषध देते हैं, ये भी हमसे गलती हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ना करें ऐसी गलतियां। शुरू में हमने बहुत सीखा है, गलती कर करके सीखा है। तो पहले हम क्या करते थे, जैसे सुबह 10 वमन होने हैं तो एक दिन पहले ही हम उसका मदन फल, शहद, नमक, ये सब घोल के कटोरियां बना के रख देते थे, ताकि सुबह टाइम बच जाए और सुबह सुबह आके उसको कटोरी चटा देंगे। या जब पेशेंट गया अभ्यंग करवाने, उसी समय हमने सुबह सुबह 5 बजे उसकी कटोरियां सबकी तैयार कर दी, ताकि टाइम बच जाए और उस समय हम तुरंत उसको दे दें। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जो घोल के हम रख देते हैं उसको अगर हम कुछ देर के बाद यूज करते हैं तो उसका वमन अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम तुरंत घोल के और तुरंत उसको चटाते हैं तो उसका वमन ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि बहुत से चिकित्सक वो भी यूज करते हैं कि मदन फल पिपली चूर्ण को रात में मधुयष्टि फाट में भिगो देते हैं, साथ में थोड़ी सी वचा भी डाल देते हैं और उसको सुबह वो पिला के वमन कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम ज्यादातर जो है वो
चाटने की विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शहद के अंदर हम मेनली मदन फल चूर्ण और नमक मिला के उसको पिलाते हैं। बस खाली मदन फल, पिपली चूर्ण और सॉल्ट। मदन फल का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल हम खरीदते हैं 10 किलो मदन फल हम खरीदते हैं लगभग, और 10 किलो मदन फल को कुटवाते हैं। उसमें से आधे मदन फल ऐसे होते हैं जो कि ग्राह्य नहीं है और उनको हमें फेंकना पड़ता है, वो त्याज्य होते हैं। उनके अंदर या तो फंगस लगी हुई होगी या उनका दाना परिपक्व नहीं होगा, उसमें गुद्दा अच्छे से नहीं होगा, तो वो फेंकते हैं। फिर जो 5 किलो के करीब में से निकल के आता है उसको ही हम केवल यूज करते हैं। उसको भी चूर्ण बना के ग्राइंड करके अच्छे से वेल टाइट कंटेनर्स में रख लेते हैं, और वो हर बसंत में हमारा वो यूज हो जाता है। एंड इट इज वेरी इफेक्टिव व्हेन इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड फ्रेशली यूज्ड। औषधि देने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी है। औषधि देने के बाद हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के लिए लिखा है शास्त्र में, लेकिन जनरली 15-20 मिनट में। हाँ, एक विषय और बीच में रह गया मंगलाचरण का, कि हमें अपना मंगलाचरण करना है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको इसमें, कि एक बारी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने क्योंकि पढ़ा था शास्त्र में कि जब रोगी को वमन शुरू करना है तो पहले उसको फूल माला पहनानी है, उसकी आरती पूजा करनी है, उसके बाद वमन औषधि देनी है। तो जैसे ही उन्होंने उसकी पूजा आरंभ की और उसको फूल माला पहनाई गई तो वमन पीठ से रोगी उठा और भाग लिया, कहता आज तो ये मेरी बलि दे ही देंगे। तो रोगी को ऐसा आभास भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको कुछ बहुत ही ऐसा कर रहे हो जो कि योगानुरूप नहीं है। उसको आप योगानुरूप बनाइए। हम रूम फ्रेशनर का यूज करिए, रूम का वातावरण अच्छा रखिए, उसका एम्बियंस अच्छा रखिए। एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जिस गिलास में आप उसको दूध पिलाने वाले हैं वो साफ चमकता हुआ होना चाहिए। जिस पात्र में दूध लेके आए हैं वो साफ होना चाहिए। वो कटोरी शीशे की हो जिसमें आप उसको मदन फल चटाने वाले हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है और समझनी है, तभी आपके पास अच्छा रोगी अच्छा रोग लेके वमन के लिए उपस्थित होगा। तो वातावरण आसपास का अच्छा रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ ना रखें, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज है तो जब भी वमन होता है स्टूडेंट्स की भी जिज्ञासा होती है, बहुत से स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं। सो रोगी को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए उस भीड़ की वजह से। सो ऑलवेज ट्राई कि जब हम औषधि दे रहे हैं उस समय वहां पे 2 या 3 से ज्यादा लोग ना रहें। धीरे धीरे उस भीड़ को बढ़ा सकते हैं, बाद में अब चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली हम, कि पहले 4 लोग आ जाएं फिर दूसरे 4 लोग आ जाएं, ऐसे बदलते रहें तो ज्यादा अच्छा है। औषधि पिलाने के बाद जो आपने वेट किया और जब वेग शुरू हुआ, जैसे उसको रिलैक्स हुआ, जो 4 लक्षण है ना, लोम हर्ष इत्यादि, उनको ऑब्जर्व करिए। जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो दिखते हैं पेशेंट के अंदर कि हाँ उसके ललाट पे स्वेद हुआ, उसको रोमहर्ष हुआ, उसको कुक्षी आदमान हुआ, उसको रिलैक्स हुआ। रिलैक्स आपको दिखेगा। जैसे रिलैक्स उसको हल्का सा भी लगे नोजिया, देन इज द टाइम टू गिव द वमनोपक। फिर हम उसको तुरंत से मधुयष्टि, हाँ मधुयष्टि के बारे में भी बता दूं कि मधुयष्टि का बहुत जगह लोग मिस्टेक करते हैं। मधुयष्टि क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मधुयष्टि फांट का इस्तेमाल करना है। मधुयष्टि को जब हम बहुत उबाल देते हैं, उसका क्वाथ बना देते हैं तो वो विरेचक हो जाती है। मधुयष्टि को केवल फांट रूप में इस्तेमाल करते हैं, तभी वो वामक गुण अपना धारण करते हुए बढ़िया से इफेक्ट देती है। और बचा के विषय में भी बता दूं कि बचा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा। जो व्यक्ति नया नया वमन कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू किया है, वो बिल्कुल ना करें। जो अभ्यास कर चुके हैं वो भी, रोगी को वमन अगर अच्छा करवाना है और उसमें लगता है कि बड़े दोष लीन है, कफ प्रकृति का रोगी है, तो ही बचा दें। और रात के समय थोड़ा सा बचा दे दें, सुबह ना मत दें, क्योंकि बचा हैज गॉट डिलेड इफेक्ट। बचा देने के बाद, बचा अगर हमने सुबह दिया उसको तो शाम तक उल्टियां करता है वो घर जाने के बाद भी। सो बेटर कि बचा का हम इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही कम मात्रा में करें, और एक रात्रि पूर्व उसको अगर हम बचा दे दें तो सुबह वमन फिर बहुत अच्छा होता है। तो वमन शुरू हो जाएगा जब, उसके बाद वेट करें, देखें कि हाँ जी उसके वेग आने लगे, सम्यक कालपूर्वक बिना ज्यादा चेष्टा के आते रहें। बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि जब पेशेंट हर एक चिकित्सक को गाली देता है। हर चिकित्सक को वमन के पेशेंट से गाली सुनना ही होता है। वो मन में बाहर से उसकी इच्छा टाइम पे जरूर सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि वो वही टाइम होता है जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि अब ये गाली देने लगा, तो मतलब कि अब जो पित्त है वो निकलने वाला है। पित्त निकलने से पूर्व उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, वो लोटने पोटने लग जाता है, और वो ऐसी व्यथा भरी स्थिति में हो जाता है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। और वो पित्त निकलते ही उसके अंदर वो भावना आ जाती है कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में।
इतना लाइट हो जाता है। और उस पित्त को निकालना, क्योंकि वो आम पित्त है, वो बद्ध पित्त है, उसको निकालना बड़ा जरूरी है। वरना तो पित्त के लिए तो विरेचन था। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पित्त के लिए तो विरेचन था, वमन क्यों करवाया, वमन कराने की क्या जरूरत थी। तो वो जो पित्त निकलेगा निकटतम द्वार से, अगर वो नीचे को चला जाएगा तो 32 फुट लंबी आंत में घूमते घूमते रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट इज वेरी डेंजरस, दैट विल कॉज मोर प्रॉब्लम एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो उस पित्त को जितना आप निकाल सकते हो निकाल दो। और मधुयष्टि फांट इसलिए दिया जाता है कि मधुयष्टि फांट में जब वो मिल मिल के घुल घुल के वो पित्त निकलता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ज्यादा इरिटेशन नहीं करता है, उसको गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम होता है। और वो जैसे निकलता है तो उसका गला छिल जाता है। और ये अक्सर मैं तो रोगी से ये पूछता हूँ कि गले में छिलने जैसा महसूस हुआ क्या, छिलने जैसा हुआ क्या, क्योंकि बहुत बारी दिखता भी है, कभी नहीं भी दिखता है। मधुयष्टि फांट जब में मिलके भी निकल जाता है, फ्रैंक पित्त नहीं निकलता। जैसे वो कहता है कि हाँ गला तो छिल गया, बिल्कुल कड़वा सा हो गया, तो उसको 4 दाने चीनी के चाटने के लिए दे दीजिए। बस 4 दाने चीनी के जैसे उसके मुंह में जाएंगे, उसका गला बिल्कुल वैसा ही स्मूथ हो जाएगा जैसा पहले था, तो वो इरिटेशन नहीं होगा। उस समय प्रवाल पिष्टि, मुक्ता शुक्ति, ये सबसे ज्यादा बेहतर जो काम करता है वो खाली चीनी, सिंपल चीनी, शुगर 5 to 6 ओनली दाने, 5-6 दाने उसके लिए एनफ होते हैं, और उसको आप रिपीटेडली दे सकते हो। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि रक्त चंद्रिकाएं, रक्त शुरू हो जाता है, इधर से वमन का पहला वेग आया नहीं, पहले वेग के साथ ही रक्त आ गया, और उसको देखते ही चिकित्सक घबरा जाता है कि अरे रक्त आ गया, रक्त आ गया, बंद करो बंद करो। अरे बंद क्या करें भाई, कोई पंखा थोड़ी है जो बंद कर दिया, ये तो वमन है, मदन फल दे चुके, वमनोपक दे चुके, अब क्या बंद करोगे। अब तो जो गया वो निकलेगा ही, उसको आप आगे नहीं भी करोगे तो भी वो निकलेगा ही। और वो भी जो रक्त निकलता है उसको देखिए, ज्यादातर केसेस में वो रक्त पेट से नहीं आता है, इसोफेगस से नहीं आता है, वो रक्त केवल गले के जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं उनसे आता है। सो दैट इज कमिंग ओनली फ्रॉम द थ्रोट, और वो दोबारा नहीं आता है, बस शुरू में ही थोड़ा सा आता है, उसके बाद एक बार गला खुल गया तो फिर कुछ नहीं आता है। उस कंडीशन में आप उसको थोड़ा सा प्रवाल पिष्टि या जहर मोरा पिष्टि, सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है जहर मोरा पिष्टि का। थोड़ा सा जहर मोरा पिष्टि उसके गले में डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा पानी में मिला के, या मलाई में, या मक्खन में, या वैसे ही चटा दीजिए उसको। जहर मोरा पिष्टि, बोलबद्ध रस, या प्रवाल पिष्टि, या मुक्ता पिष्टि, ये सब तुरंत से रक्त को बंद कर देंगे। और उसके बाद आप वमन कंटिन्यू करते रहिए, और बढ़िया अच्छे से वमन होता है। किसी भी स्टेज पे वमन की घबराना नहीं है, ना स्नेहपान कराते हुए, स्नेहपान करते हुए भी बहुत सारे ड्रामे करता है पेशेंट, है ना, कि आज ये हो गया, आज उल्टी आने का मन कर रहा था, कुछ खा नहीं पाया, मैं सारा उलट दिया, घी उलट दिया, तो दोबारा पिलाओ उसको। फिर जब आपको लगे कि अब उसके अंदर जो एक अंदर से वेग आ रहा था, जो एक नौजिया हो रहा था, जो हृदलाज था, वो बंद हो गया, तब आप मधुयष्टि फांट पिलाना बंद कर सकते हैं। तब आपको टाइम है जब आपको लवनोदक देना है। और लवनोदक जब हम देना शुरू करेंगे उसको, तो लवनोदक देने के जरूरी है, देना ही है लवनोदक। लवनोदक देने के 2 लाभ होते हैं, एक तो उसके अंदर जितना भी सॉल्ट का इम्बैलेंस हुआ थोड़ा सा वो पूरा हो गया, दूसरा जो बचा खुचा जमा हुआ कुछ भी है वो नमक में डिसॉल्व होकर कफ जो था वो भी निकल जाता है। नमक देने के बाद बड़ा अच्छा कफ, मोटा मोटा कफ निकलता है बढ़िया से। आफ्टर दैट आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन, थोड़ी देर के लिए उसको आराम करवाइए। धूमपान करने की जल्दी मत करिए, हम अक्सर धूमपान करने की जल्दी करते हैं। बीच में तो क्या होता है कि जब पसीना इतना आता है पेशेंट के, तो उस समय भी वमन के स्टॉप करिए, रोक दीजिए, मतलब उसको कुछ आगे कुछ मत पिलाइए, उसको थोड़ी देर लिटा दीजिए, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना चाहे वो लेटा रहने दो। लेटने के बाद उसको स्वयं आवर्तन होता है, खुद से उसको वेग शुरू होते हैं, अपने आप इतना बढ़िया वेग आता है, बड़ा सा वेग आता है, और उसके बाद उसको चैन पड़ता है। अगर हम उसको जबरदस्ती उस समय पिलाते रहेंगे, नहीं नहीं फांट पियो बैठे रहो फांट पियो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, फिर उसको चक्कर, डिजीनेस, घबराहट, बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। सो तुरंत से उस पेशेंट को लिटा दीजिए। ऐसा अभी इसी साल अभी मार्च में हमने जो एक वमन किया था, हमारे यहीं के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका वमन चल रहा था। अभी तो मतलब कॉलेज के टीचर इतने उत्साहित हो गए हैं कि सब लोग अपना वमन कराने के लिए आते हैं। रिजल्ट देख देख के, इतनी उसकी प्रतिष्ठा देख देख के स्टूडेंट्स बताते हैं, सर मैंने कराया, देखो मैं ठीक होगी, देखते तूने क्या कराया, मैंने वमन कराया था। स्टूडेंट्स के अंदर एक होड़ लगी हुई है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक के बच्चे सब अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि मेरा वमन मेरा वमन, क्योंकि जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट का अनुभव नहीं करेंगे, वो किसी पे नहीं करवा सकते। तो हम भी एनकरेज करते हैं, किसी भी पीजी वाले को हम फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं देने देते जब तक उसने खुद का वमन नहीं करवा लिया। सो
वी हैव टू मेक दिस कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। वमन होने के बाद वमन धूमपान भी आवश्यक है। धूमपान के लिए सिंपल धूमबत्ती हरिद्रा से बना सकते हैं आप। हरिद्रा, दशमूल चूर्ण और थोड़ा सा पंचतिक्त घृत, हम यही मिला के धूमबत्ती बनाते हैं और उस धूमबत्ती का सेवन कराते हैं। उसके बाद जब तक रोगी को भूख ना लगे कुछ ना दें, और शाम के समय अगर पहला आहार दें तो बहुत अच्छा। जनरली रोगी दोपहर के बाद मांगने लग जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय निकाल दें और शाम तक ही उसको कुछ भी जो भी हमने पेया, विलेपी, यूश, मांस रस, वट एवर वी हैव टू फॉलो, उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उतना अन्न काल का नहीं रोगी टिक पाता है, तो उसकी भूख को देखते हुए वी गिव सम रिलैक्सेशन इन दैट फूड। संसर्जन क्रम में थोड़ा सा हम छूट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद रोगी को 3 दिन तक काम नहीं करना है, ऐसा निश्चित रखें। और जल्दी सोए, टीवी ना देखे, मोबाइल उसका बंद कर दें। लोगों को तो उसी दिन वमन चल रहा होता है तो बार बार उनको व्हाट्सएप देखने की आदत होती है कि व्हाट्सएप पे कुछ छूट ना जाए। सो ऑलवेज ट्राई एटलीस्ट कि उस दिन तो वो मोबाइल के निकट ना जाए, वरना उनकी आंखों में दर्द, आंखों में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, अक्षी रोग होते हैं। वमन के अति योग की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना वमन का अयोग का प्रॉब्लम है। अयोग के बाद स्किन डिजीज होते हुए हमने बहुत देखे हैं। ऐसा कंडू ऐसा छिड़ता है कि वो ठीक ही नहीं होता है। रोगी हरिद्राखंड सारी उम्र खाता रहता है, रघुवर्णी खाती रहती है, लेकिन वो जब तक अगले साल जाके उसका दोबारा वमन नहीं करते हैं तो वो कंडू जाता नहीं। सो ऑलवेज टेक केयर कि वमन का थोड़ा सा अति योग चाहे हो जाए, अयोग नहीं होना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ द पेशेंट प्रॉपरली। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा देता हूँ उस कार्यक्रम की जो हमने किया था, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। दिस इज अवर इंस्टीट्यूट, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, स्प्रेड ओवर 100 एकर्स ऑफ लैंड। ये हमारा इंस्टीट्यूट ब्लॉक है और ये हमारा हॉस्पिटल ब्लॉक है। ना मैं इन सब चीजों को स्किप कर रहा हूँ जो मैंने आपके लिए सोचा था कि आज हम सब पढ़ेंगे। क्यों स्नेहपान करते हैं, स्नेहपान के क्या लाभ होते हैं। कुछ ये हमारे केस स्टडीज थे। पूरा हमने जो लगभग 642 पेशेंट की ये स्टडी है, 642 पेशेंट्स का जो हमने असेस किया कि मिनिमम जो इनिशियल डोज था उनका वो लगभग 31.9 मतलब 32 ml के करीब था, जो एवरेज डोज 642 पेशेंट का निकाला। जो मैक्सिमम एंड डोज था वो 178 ग्राम था। टोटल स्नेह जो एवरेज एक पेशेंट को दिया हमने वमन के लिए वो लगभग 615 ml था, और टोटल डेज ऑफ स्नेहपान जो था वो 6.7 था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे ज्यादातर पेशेंट को हमने 7 दिन स्नेहपान करवाया और 7 दिन में ही उनके अच्छे सम्यक स्थिति के लक्षण मिले। सो स्लो एंड स्टडी कराइए, लेकिन 7 दिन तक कराइए, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट थे वो सोरियासिस के थे, हाइपोथायरॉयडिज्म के थे, ओबेसिटी के थे, डायबिटिक थे। सो इन सब में हमें क्योंकि सप्तम धातु तक पहुंचना ही है, तो 7 दिन स्नेहपान लगभग सब में किया। कुछ पेशेंट्स में 6 या 5 दिन किया होगा, इसलिए रेशो बिल्कुल 7 के करीब है। जो डोज मदन फल का दिया वो एवरेज था ओनली 2.8 ग्राम। अगर आपका मदन फल पिपली अच्छी क्वालिटी की है तो जनरली वो आधा चम्मच से ज्यादा मदन फल देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो दूध जो हमने एवरेज यूज किया वो 2 लीटर के करीब एक पेशेंट में यूज हुआ। जो मधुष्टि फांट यूज हुआ वो 2.5 लीटर के करीब हुआ, और लवणोदक जो यूज हुआ वो 1 लीटर के करीब हर एक पेशेंट में यूज हुआ। एज वाइज देखें तो जो 20 से 30 साल के बीच के जो रोगी थे वो सबसे ज्यादा थे। 27% रोगी हमारे पास 20 to 30 वाले हैं, और 30 to 40 के और 21.83, और सबसे कम 50 के ऊपर के और 20 के नीचे के। सो इस बात का ये ब्लड प्रेशर पे असर देखिए कि कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर घटा और कुछ में बढ़ा भी, दोनों ही स्थितियां मिली। वेट ऐसे ही कुछ पेशेंट में वेट बढ़ा भी, 26% लोगों में वेट बढ़ा वमन के बाद, लेकिन वो बाद में जाके कम होता रहा। लेकिन देयर वाज एवरेज चेंज 1.8 kg बढ़ा, और जो एवरेज डिक्रीज इन वेट था वमन से पहले वमन के बाद, इट इज तुरंत बाद, वो 1.2 kg था। इसमें हमने क्या महसूस किया कि पंचकर्म का दीर्घकालिक लाभ है। तुरंत से प्रभाव नहीं दिखता है, बहुत बारी दिखता है, बहुत बारी नहीं भी दिखता है, लेकिन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप उसके अंदर चेंजेस देखते हो। जैसे जैसे नई धातुएं बनती हैं, जैसे जैसे उसका अपना वापस शरीर पुनः स्थिति मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन
64% मरीजों में बढ़ा, लेकिन 26% मरीजों में हीमोग्लोबिन कम हुआ, है ना। ये इंटरेस्टिंग था और बड़ा हमारे लिए अचंभित करने वाला था। फिर जब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली खंगालने की कोशिश की तो देखा कि जो बाइल बन रहा है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बन रहा है। उस ब्रेकडाउन को शायद ये उस समय एनहांस करता है कि जो डिफेक्टिव जितना भी हीमोग्लोबिन है वो सारे का सारा टूट के बाइल के फॉर्म में निकल जाए। और बाद में उसको अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट यही है कि उन रोगियों को हम बाद में भी ऑब्जर्वेशन में रखें लंबे समय तक कि उनके साथ आगे क्या हो रहा है। सो ये सब पूरा एक साइंटिफिक पैरामीटर्स पे हमने ये किया था। ये अलग अलग स्टडीज हैं। सोरियासिस में हमारा क्या लाभ मिला, है ना। ये बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स बड़े बिल्कुल साफ, देखो पेट पे इसके इधर और उधर में दोनों में साफ हो गया बिल्कुल पेट उसका। ओबेसिटी में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। एक्ने वल्गैरिस में बहुत रिजल्ट मिला हमें। जितने भी कॉलेज की लड़कियां तो ज्यादातर एक्ने के लिए वमन करवाने आती हैं, और अब तो वी आर फेमस फॉर दिस। एवरी गर्ल इन अवर कॉलेज कम्स फॉर एक्ने रिमूवल टू पंचकर्म फॉर वमन करम। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाइपोथायराइडिज्म पे तो हमने शिरोधारा पे भी बहुत काम किया। शिरोधारा का तो वी गॉट इट लाइक कॉपीराइट आल्सो। विद शिरोधारा ओनली वी हैव इम्प्रूव्ड द टीएसएच लेवल्स, जस्ट ओनली शिरोधारा। और ऐसे ही वमन से भी बहुत बढ़िया लाभ हमें मिल रहा है। जो कफ प्रकृति के रोगी हैं, जिनमें कफ का लक्षण लगता है, उनको हम वमन के लिए भेजते हैं। जो वात वाले उनको हम शिरोधारा के लिए भेजते हैं। सो ये मदन फल का मैं आपको जो दिखा रहा था, देखिए कितना गंदा मदन फल भी निकलता है और कितना साफ मदन फल भी छांटना मुश्किल होता है। मोड ऑफ एक्शन आपको बता दिया अभी सारा, है ना। ये साइंटिफिकली कैसे क्या क्या होता है, दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर रिसर्च पर्पसेस। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम वमन करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं। जो हमारा स्वेद प्रादुर्भाव और रोमहर्ष है, उस समय तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब आधमैन और प्रसेक सलाइवेशन शुरू होता है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो इस बात का बड़ा, और ये पीएच पे हमने बहुत काम किया है इस पे, एंड वी वांट सम गुड प्रोजेक्ट ऑन दिस आल्सो, कि हमारी बॉडी के अंदर मुंह का पीएच, उसके बाद पेट का पीएच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच, इट इज अल्टरनेटिवली एसिडिक एंड बेसिक। एंड हमारा जो पंचकर्म है वमन विरेचन बस्ती, ये किसी ना किसी तरीके से इस पीएच को बैलेंस करने का भी काम करता है। अभी तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, गट बायोम थ्योरी पे कैसे वमन काम कर रहा है, कैसे स्नेहपान काम कर रहा है, हमारे पीएच को कैसे रेगुलेट कर रहा है, कैसे डिजीज मैनिफेस्टेशन ना हो इसके लिए मदद कर रहा है, कैसे स्वास्थ्य रक्षण में मदद कर रहा है। ऑल दीज scientific things work is going on a lot, and in future I think a lot of data will come from various institutes regarding that. ये मैं आपको वमन का दिखा रहा हूँ। ये एक पेशेंट है जिसका की बॉडी देखिए, दिस इज जिह्वा परीक्षा करते हैं हम। जिह्वा इज आर्म फुल विद टॉक्सिन्स। ये वमन किया उसका, वमन करने के बाद उसकी जिह्वा देखिए, जिह्वा का अग्र भाग साफ हो गया, है ना। हर चीज के बिगिनिंग में कफ, मध्य में पित्त, अंत में वात। तो जिह्वा के बिगिनिंग में भी यहाँ पे कफ साफ हो गया दिखता है। उसके बाद हमने उसका विरेचन किया, विरेचन के बाद उसका जिह्वा का मध्य भाग साफ हो गया। फिर हमने उसका बस्ती दिया, बस्ती के बाद उसका पूरे का पूरा जीभ साफ हो गया। यू कैन सी द डिफरेंस। इस पिक्चर में आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर में कैसे उसकी जिह्वा है और लास्ट पिक्चर में कैसी है। पहले उसके मसल्स इतने टाइट हैं कि उसका मुंह खुल नहीं रहा पूरा। आप उसके होंठों को देखें तो खोल नहीं पा रहा है पूरा। लास्ट पिक्चर में देखिए मुंह कितना बड़ा खोल रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पंचकर्मा इफ वी डू इट प्रॉपरली। सो दिस इज द वमन कर्म डन एट सीबीपैक। 2013 से 2019 तक का रिकॉर्ड है हमारा। अभी हम लगभग जो पहले 61 वमन हर साल होते थे, अब हम 200 के लेवल को टच कर गए हैं। अब हम 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले साल से 250 वमन कम से कम एक साल में लगातार होता रहे। दिस इज अवर appreciation of India Book of Records, where we are having this most people undergoing women therapy in a day. And ये मैं आपको ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ उस वमन शतकम कार्यक्रम के, जहाँ पे सब लोग जुटे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स जुटे हुए हैं। ये काढ़ा मधुयष्टि फांट, कम से कम 1000 लीटर मधुयष्टि फांट बनाया गया उस दिन। उसके बाद ये वमन इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। पूरे कॉलेज के कॉरिडोर को, लॉबीज को हमने कुर्सियां लगा के, आगे बड़े बड़े डस्टबिन लगा के, उनके अंदर पॉलिथीन बैग्स लगा के, मुंह पेशेंट का आगे पीछे कुर्सी कर दी ताकि वो एक दूसरे को ना देख पाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है उनके अंदर, हालांकि उस समय कोविड नहीं था जब ये हुआ, तो दोनों कुर्सियों के बीच में गैप है।
हर एक पेशेंट के ऊपर एक पीजी स्कॉलर, एक इंटर्न, इस तरह से हमने एक टीम बनाई है एंड दिस वाज मॉनिटर्ड वेरी वेल एंड ऑल सब बढ़िया अच्छे से वेग आए, वेग उसमें फुहारे के रूप में भी वेग आए, कुछ में सीधे डायरेक्ट वेग आए, बट इट वाज लाइक ए उत्सव की तरह। और देखिए इतनी बड़ी टीम इन्वॉल्व थी इसमें, लगभग अगर 100 वमन थे तो 100 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे इसमें। अभी इस पिक्चर में हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है, अटेंडेंट्स नहीं है, पंचकर्मा टेक्नीशियंस नहीं है, दीज आर ओनली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। So many people came on Sunday in a government Ayurvedic college, started from 6 a.m. in the morning, stayed in the hospital overnight, preparing the font and everything. So this is what we want all of you to do at your places, ताकि अगर हम 300 आयुर्वेदिक कॉलेज अगर इंडिया में हैं, उन सब का डाटा इकट्ठा करेंगे तो कितना बड़ा डाटा हम दुनिया को दे पाएंगे और इस कर्म की महत्ता को प्रतिपादित कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का भी और सब आप सबका जिन्होंने समय निकाला और मुझे सुनने का और सुनाने का अवसर दिया। थैंक यू। छोटी से छोटी बात को जो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए आपने मेंशन किया यहाँ पे। स्पेशली मैं आपको बधाई देना चाहूंगी वमन षटकम के लिए, इतना बड़ा आपने ऑर्गेनाइज कराया इवेंट और हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। ये वमन विधि कंप्लीट कराती है तो उसके बाद भी पेशेंट को दिन भर नॉशिया वॉमिटिंग लगता है। ऐसे केसेस में हमको जैसे वामक द्रव्य जो हमने गैस्ट्रिक में तो उसको दिया है, उसको चटाना ज्यादा ठीक रहेगा या उसको हम क्वाट फॉर्म में पिला दें ताकि उसको जो दिन भर नॉशिया लगता है वो दोनों ही फार्मूलों से होता है, हमने दोनों ही फार्मूलों से किया है, लेकिन जब हम पिलाते हैं तो वमन तुरंत शुरू होता है। उसकी इफेक्टिवनेस मुझे लगता है, हालांकि बहुत से लोग उस पर मानते नहीं है, डिसएग्री करते हैं, मुझे लगता है कि जो हम चिटा के वमन कराते हैं वो देर से शुरू होता है और उसका लाभ ज्यादा मिलता है। जो हम पिला के करते हैं वो तुरंत शुरू होता है और उसका लाभ कम मिलता है ना, मेरा ऐसा मानना है। सो बोथ यू कैन डू, लेकिन अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, उसको दिन भर हो रहा है, इसका मतलब कि उसको वेग नहीं आए हैं, पूरे अयोग हुआ है, एक वेग और दे दीजिए उसको। 2-3 गिलास नमक का पानी पिलाइए, कुंजल की तरह से उसको उंगली बोलिए, डाले अपने गले में और निकाल दे, अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद वो आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। थैंक यू सर। जैसे आपने ये प्लान करते हैं, इतने सारे पेशेंट जब हमें एक साथ वमन कराने हैं तो उससे पहले हमें उनका स्नेहपान भी कराना होगा। तो सर क्या होता है, सभी पेशेंट का स्नेहपान जो सम्यक स्नेहन होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है। मैं समझ तो गया ये क्वेश्चन, मैं समझ गया आपका। आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। हर पंचकर्म का व्यक्ति मेरे से यही प्रश्न पूछता है कि सर एक ही दिन 100 कैसे इकट्ठे हो गए। जी जी जी। तो स्नेहपान 100 का शुरू नहीं होता है, स्नेहपान 200 लोगों का शुरू होता है। और वो इसी मैंने जैसे आपको बताया मेरा कि 6.7 डेज इज माय एवरेज ऑफ स्नेहपान। तो 90% लोगों का मेरा जो स्नेहपान है वो 7 दिन होता है। 10% लोग हैं जिनका 6 दिन होगा या 5 दिन होगा। 5 दिन से कम तो किसी का हुआ ही नहीं आज तक, होता ही नहीं है स्नेहपान 5 दिन में। लिखा है शास्त्र में 3 से 7 दिन, लेकिन ये सारे डिजीज पेशेंट हैं, इनमें नहीं होता है 3-4 दिन में। सो 6 से 7 दिन ही लगते हैं। कुछ होता है कि 20 एक लोगों का एक दिन पहले वमन होगा, 10 एक लोगों का एक दिन बाद होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट उस दिन फॉल करते हैं। और हम स्नेहपान 200 लोगों का शुरू करते हैं, 150, 200, 1-2 का नहीं होता है शुरू। क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट सैंपल में जो मदन फल मिलता है और फल पिपली जो है उसमें डिफरेंस क्या है? मदन फल इज फ्रूट, तो हम मदन फल लेंगे, मदन फल को तो पूरा नहीं, हम तो क्या करते हैं उसका छिलका बस्ती में यूज कर लेते हैं। अभी सर ने बताया कि मदन फल को बस्ती में यूज करना ही है, तो हम थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, बनिया बुद्धि लगा के उसके छिलके को भी हम यूज कर लेते हैं बस्ती में, और जो पिपली है उसको वमन में।